नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, संघ प्रमुख जो हैं मोहन भागवत, वो लगातार बयानात दे रहे थे। उनमें से एक बयान ये था कि मुसलमान भी इस देश के वैसे ही नागरिक हैं जैसे हिंदू हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें वो और ऊपर से लगातार आती रहती हैं, लेकिन नीचे की सच्चाई ये है कि 2024 का चुनाव बीतने के बाद और येन केन प्रकारेण जोड़ तोड़ कब्जे की सरकार बनने के बाद मुसलमानों के खिलाफ लिंचिंग के मामले फिर से शुरू हो गए हैं, और सिर्फ शुरू नहीं हुए हैं, अपने पूरे शबाब पे दिख रहे हैं। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब भाजपा शासित इलाकों में ये सारा कुछ होता है, वो तो समझ में आता है। आश्चर्य तब होता है कि हिमाचल प्रदेश, जहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस सरकार है, जो लोग सेकुलरिज्म के बारे में लगातार बोलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, वहां पर नाहन में, नाहन जो लोग जानते हैं, बड़ा खूबसूरत सा पहाड़ी सा इलाका है, हरियाणा का बॉर्डर लगता है, वो पंजाब हरियाणा का बॉर्डर लगता है। वहां पर एक घटना होती है और उस घटना में जो हिमाचल प्रदेश की पुलिस है वहां पर चुपचाप खड़ी नजर आती है। कम से कम किसी तरह का कोई हस्तक्षेप करती तो नजर नहीं आती है। घटना हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन ना तो हिमाचल प्रदेश सरकार के किसी बड़े मंत्री या किसी मुख्यमंत्री का कोई बयान आया है, और ना ही कुछ ऐसा होता लग रहा है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोई गंभीर कोशिश है। मामला बहुत सिंपल सा है, जो वही होता है। वहां एक दुकानदार जो है, उसने एक वीडियो अपने यहां अपलोड किया, जिसको कहा गया कि वो गोकशी का वीडियो है। वीडियो मैंने देखा नहीं है, क्या है कैसे है मैं नहीं जानता, लेकिन काफी सारे लोगों का कहना है कि उसमें गाय नहीं है, उसको गोकशी का मामला बनाया जा रहा है, नंबर एक। और दूसरा ये कि वो नाहन में नहीं हुआ है, सहारनपुर में हुआ है। उसने व्हाट्सएप पे अपनी वीडियो अपलोड की होगी, और उसके बाद ये लोग भीड़ भाड़ लेकर पहुंच गए उसकी दुकान में, तोड़ फोड़ की, उसके दुकान का सारा सामान बाहर फेंक दिया। और वीडियो में आप देख रहे हैं कि पुलिस किस तरह से खड़ी है, सामान अंदर रखने की कोशिश करती है, लेकिन इस भीड़ को कंट्रोल करने का कहीं कोई मामला दिखाई नहीं देता है। इसके बाद ये जो लोग हैं, ये लोग जुलूस बनाकर थाने पर पहुंच जाते हैं और तमाम सारी बातें होती हैं। पुलिस की तरफ से जैसे बयान आते हैं वैसे बयान आए कि सामान सारा अंदर रखवा दिया गया है, वगैरह वगैरह, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बयान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से आए, जिन्होंने 7 दुकानदारों को, 7 मुस्लिम दुकानदारों को 24 घंटे के अंदर दुकान खाली करने का अल्टीमेटम कहना चाहें अल्टीमेटम दिया है, धमकी कहना चाहें तो धमकी दी है। अब इस तरह की घटना पहली नहीं है, हम उत्तराखंड में भी चुनाव के पहले देख चुके हैं किस तरह से मुसलमानों से उनकी दुकान खाली कराने वगैरह वगैरह की बात हो रही थी। सवाल यहां सबसे बड़ा यह है कि सरकार कहां है। कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस खुद को सेकुलर कहती है, सरकार कहां है वहां पर? कोई बड़ा नेता वहां क्यों नहीं पहुंचा? क्या असल में है ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की गई? और उससे भी बड़ा सवाल है, वो सवाल है कि अगर कोई वीडियो इस तरह का अपलोड हुआ था, अगर कोई इस तरह की घटना हुई थी, मान लेते हैं कि ये लोग जो कह रहे हैं वो सब सही था, तो क्या इसके लिए भीड़ की कार्रवाई को आप उचित बता सकते हैं? पुलिस अपनी तरफ से जो कार्रवाई करना था करती, गिरफ्तार करती, केस लगाती, जो भी करती, लेकिन इस तरह से भीड़ पहुंच जाए और न्याय करे, इसका क्या मतलब है? वैसे भीड़ के न्याय जैसा ही न्याय पुलिस भी करती नजर आती है कई जगह। मध्य प्रदेश की घटना आप जानते हैं, आरोप लगाया गया कि फ्रिज में बीफ था। अब किस कंपनी ने जांच की, किस संस्था ने जांच की, बीफ और बकरे के मटन के बीच में कैसे उन्होंने फर्क किया, यह सब किसी को कुछ नहीं पता है। बीफ का इस देश में बाकायदा निर्यात होता है, और बीफ के जो सबसे बड़े निर्यातक हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। बीफ के जो निर्यातक हैं अपनी कंपनी का नाम तो ऐसा रखते हैं कि लगता है कि किसी अरेबिक कंपनी का नाम है, लेकिन उसके मालिक होते हिंदू हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता संगीत सोम से लेकर तमाम सारे लोगों का नाम आया है कि इन लोगों की ऐसी कंपनियां हैं। भारत बीफ का निर्यात करता है, और मोदी जी के आने के बाद बीफ के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। बीफ केवल गाय के मांस को नहीं कहते हैं, बीफ जो भैंस का मांस होता है उसको भी कहते हैं, मेल जो भैंस होता है उसके मांस को भी कहते हैं, और वो इंडिया में इलीगल नहीं है, वो विदेशों को बाकायदा एक्सपोर्ट भी होता है। और अरुणाचल से लेके गोवा तक में तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं मैं बीफ खाता हूं। किरण रिजिजू ने भी कहा था कि मैं बीफ खाता हूं। इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन वहां पर कहा गया कि फ्रिज में बीफ था, और इस आरोप में बुलडोजर चला दिया गया। बताइए किस न्याय संहिता में
किस कानून में यह लिखा हुआ है कि किसी के घर में अगर फ्रिज में बीफ है तो उसके घर पे आप बुलडोजर चला सकते हैं? यह बुलडोजर न्याय का नया जो मामला है वो तो है ही। न्याय कानून के अलावा हर तरीके से होना शुरू हो गया है इस देश में। बकरीद आती है और जब बकरीद आती है तब अहिंसा के लेक्चर शुरू हो जाते हैं। साल भर सिंह चिकन कॉर्नर और सिंह मटन कॉर्नर पे मटन और चिकन बिकता रहता है। गिरिराज सिंह हिंदू चिकन हिंदू मटन आराम से बिकवाते हैं, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। इस देश में 60% से ज्यादा लोग, 70% के आसपास लोग मांसाहारी हैं। पूरा मैप कई कई बार जारी हो चुका है, कहीं कोई समस्या नहीं होती। बलियां होती हैं, नेपाल से लेके गोरखपुर से लेके तमाम सारी जगहों पर बलि होती है, किसी को कहीं कोई समस्या नहीं होती। ये बलि बकरे की भी होती है, भैंसे की भी होती है, लेकिन किसी को कोई समस्या नहीं होती। बकरीद आती है और अहिंसा का ज्ञान देना शुरू हो जाता है इस देश में। बकरीद आती है और शाकाहार का ज्ञान देना शुरू हो जाता है इस देश में। शाकाहार को ऐसा बना दिया गया है जैसे शाकाहार करने वाले सारे पवित्र हैं और मांसाहार करने वाले सारे अपवित्र हैं। तो भैया इस देश में शाकाहार करने वाले 25-30% लोग हैं, वो अपनी पवित्रता बना के रखें। कोई मांसाहार वाला उनके मुंह में जबरदस्ती मांस का टुकड़ा तो नहीं डाल रहा। लेकिन नहीं, हर बार बकरीद को नाटक करना है। और इस बार वही जो बकरीद का नाटक था वो उड़ीसा में, जहां नई नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जहां ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया गया है जो ग्राहम स्टेन्स जो थे उनके हत्यारे दारा सिंह को बचाने के लिए धरने पे बैठा हुआ था, वहां बालासोर में इसी बकरीद को बहाना बनाकर बाकायदा दंगे हुए हैं, मारपीट हुई है। जो कुछ हो सकता है वो सारा कुछ हुआ है। क्या हुआ होगा यहां बैठकर आप बेहतर समझ सकते हैं। इस देश में वो इतनी बार और लगातार हो रहा है कि अब नया कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि वही फिल्म अलग अलग जगह दोहराई जाती है, किरदार बदल जाते हैं, लोकेशन बदल जाती है, लेकिन फिल्म वही होती है। छत्तीसगढ़ में जो घटना हुई है वो तो हरियाणा में, मेवात में हम कितनी बार देख चुके हैं। 3 लड़के यूपी के थे, सद्दाम कुरैशी, चांद मियां और गुड्डू खां, मवेशियों को लेकर जा रहे थे। कोई मुझे बता दे कि मवेशियों को ले जाना क्या कोई अपराध है? मवेशियों को गाड़ियों से ले जाना क्या कोई कानूनन अपराध है? जो मवेशी थे वो किस काम के लिए ले जाए जा रहे थे, या उनके पास उसका लाइसेंस था या नहीं था, ये जांच करने का अधिकार भीड़ के गुंडों को किसने दे दिया? खुद को गौरक्षक कहने वाले गौ गुंडे जो हैं, उनको ये अधिकार कैसे मिल गया कि वो किसी भी गाड़ी को, किसी भी ट्रांसपोर्ट को रोक कर चेक कर सके कि उसमें क्या है और फिर जैसे चाहे वैसे न्याय कर सके? मेवात में ये घटना हमने तमाम बार देखी है, कैसे लोगों को लिंच किया गया है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, वहां इसको दोहराया गया। सद्दाम के जो भाई हैं वो बता रहे हैं कि उसने फोन किया था, फिर उसके फोन उसके हाथ से गिर गया होगा चूंकि मार पिटाई हो रही है। 51 मिनट तक फोन ऑन रहा और उस पर यह आवाज आती रही, मेरे हाथ टूट गए हैं, मेरे पैर टूट गए हैं, मुझे मत मारो। और ये जो दरिंदे हैं, वैश्य दरिंदे हैं, ये तीनों को तब तक पीटते रहे जब तक वो मरणासन्न नहीं हो गए। चांद मियां और गुड्डू खान की तो तुरंत मौत हो गई। सद्दाम को किसी तरह से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, उसकी भी मौत हो गई। ये जो पूरा तमाशा है, चाहे वो हिमाचल का तमाशा हो, चाहे छत्तीसगढ़ का तमाशा हो, चाहे उड़ीसा के बालासोर का तमाशा हो, ये चाहे मध्य प्रदेश में घर गिराने की घटना हो, ये सारे जो तमाशे हैं, ये तमाशे क्यों हो रहे हैं? ये तमाशे इसलिए हो रहे हैं कि समाज के एक हिस्से में आपने गौ गुंडे पैदा कर दिए हैं और उनका साथ दे रही है लोकल पुलिस, जो उन पर कोई कार्रवाई करने की जगह जो पीड़ित हैं उन पर ही कार्रवाई करती है। ये एक ऐसी सरकार है जो एक परीक्षा ना समय पे करा सकती है, ना एक परीक्षा का समय पर रिजल्ट दे सकती है। ये ऐसी सरकार है जो लोगों को रोजगार नहीं दे सकती। ये ऐसी सरकार है जिसके राज में आटे से लेकर सारी चीजें लगातार महंगी होती चली जाती हैं। इन पर कहीं कोई बात नहीं होती। टीवी चैनलों पर बैठकर जो बहसें होती हैं, उन बहसों को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल इश्यूज पे हिंदू मुस्लिम बनाकर भड़काने के लिहाज से होती हैं और उनका कोई मतलब नहीं होता है। इन घटनाओं पर कोई चैनल आगे आकर यह सवाल नहीं पूछेगा कि आखिर भीड़ को किसने यह अख्तियार दे दिया, आखिर भीड़ को किसने यह अधिकार दे दिया कि वो लोगों की जान ले ले, लोगों की दुकान लूट ले, लोगों के घर जला दे। और अगर कोई भीड़ किसी की जान लेती है, किसी का घर लूटती है, किसी की दुकान जलाती है, तो हमारे कानून में उसके लिए क्या प्रावधान है?
अपनी आवाज उठाने वाले लोगों के खिलाफ आप यूएपीए लगा दोगे, किसी को जेल में डाल दोगे, किसी के यहां सीबीआई पहुंच जाएगी, किसी के यहां ईडी पहुंच जाएगी, ये सब हो जाएगा। लेकिन इस तरह का अपराध करने वाले लोग आराम से घूमते रहेंगे। इतने सारी लिंचिंग कांड हुए मेवात में, इतने लिंचिंग हुए, अखलाक से लेके क्या क्या हुआ। कहीं आपने सुना कि जो अपराधी हैं उनको सजा मिली? किसी को मार देना 302 के तहत सीधे हत्या का केस बनता है, जिसके लिए आजीवन कारावास की सजा है, जिसके लिए फांसी की सजा है। लेकिन यहां तमाम लोगों को लिंच करने के बाद, पीट पीट कर मार देने के बाद, जलाकर मार देने के बाद कहीं किसी को कोई सजा नहीं मिलती है। समाज में वो हीरो की तरह चलते हैं। झारखंड में हमको याद है यशवंत सिन्हा के बेटे मिनिस्टर हुआ करते थे, कैसे लिंचिंग के आरोपियों को माला पहनाकर स्वागत किया गया था। गुजरात की हालत यह है कि जिस महिला के साथ जिना करके उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी, उसके जो हत्यारे थे, उसके जो दरिंदे थे, उनको जेल से रिहा करवाया गया, परोल दी गई, जल्दी छोड़ दिया गया और उनको माला पहना के उनका स्वागत किया गया। ये तो शुक्रिया कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का कि उन सबको फिर से जेल में पहुंचा दिया गया। कानून का माहौल तो बन ही रहा है। देश दुनिया में हमारे देश की जो इमेज बन रही है वो कमाल है। और ठीक है, इनका तो काम ही यही है। लेकिन जो लोग सेकुलरिज्म के नाम पे राजनीति करते हैं, जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, वो आखिर क्यों खामोश रहते हैं? एक दलित लड़का अलीगढ़ में लिंच कर दिया गया, इतनी सारी लिंचिंग यहां हो गई, इनके खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन, कोई बड़ी बात क्यों नहीं दिखाई देती? कब तक ट्विटर और टीवी चैनलों पर इधर उधर की बात करके सबको बहकाया जाएगा? कब तक इस देश में यह चलता रहेगा कि एक भीड़, गुंडों की एक भीड़ किसी को भी घेर के मार डाले? जब तक ये चलता रहेगा, याद रखिए, कोई जीते कोई हारे, किसी की सरकार बने, देश में लोकतंत्र है ऐसा कम से कम हमारे जैसे लोग नहीं मान सकते। देश में कानून का राज है ऐसा मानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कानून का राज तो तब होता ना, अगर नाहन वाली घटना आप देखें तो कानून का राज तब होता जब मुकदमा कानून ने किया होता, पुलिस ने मुकदमा किया होता, उस आदमी से पूछताछ होती, वीडियो की जांच होती और उसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी थी वो की जाती। लेकिन यहां तो भीड़ ही पुलिस है, भीड़ ही जज है और भीड़ ही फांसी पर चढ़ाने वाली जल्लाद है। भीड़ फैसला देती है, भीड़ जाती है दुकान लूट लेती है, भीड़ पकड़ती है 3 लोगों को पीट पीट कर मार डालती है, भीड़ उसके बाद किसी भगवान का नाम लेकर नारा लगाते हुए निकलती है। भगवान भी जहां बैठे होंगे वो नाराज होते होंगे, दुखी होते होंगे कि मेरे नाम पर ऐसी घटिया कार्रवाइयां की जा रही हैं। देश को एक तमाशा बना दिया गया है। देश एक ऐसा तमाशा है जहां छोटी से छोटी परीक्षा के पेपर लीक हो जाते हैं, जहां चुनाव खत्म होता है और आटे की कीमत बढ़ जाती है, चुनाव खत्म होता है और टॉल के रेट्स बढ़ जाते हैं, दूध के रेट्स बढ़ जाते हैं, जहां चुनाव के दौरान इतने और ऐसे झूठ बोले जाते हैं जिस पर पूरी दुनिया मजाक उड़ाती है, जहां प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति एक समुदाय विशेष को घुसपैठिया कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, और चुनाव आयोग कहता है कि हमने तय किया था कि दोनों पार्टियों के जो टॉप 2 लीडर्स हैं उनके खिलाफ हम कुछ नहीं बोलेंगे। और कोई चुनाव आयोग से नहीं पूछता कि आखिर किस नियम के तहत आपने ये कहा था, किस नियम के तहत आपने ये तय किया था। नियम, कानून, संविधान, ये सारी चीज़ें सजावट की चीज़ें सिर्फ रह जाएंगी अगर भीड़ इसी तरह का अन्याय करती रहेगी। अगर इस देश में मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह की चीज़ें लगातार होती रहेंगी तो यकीन जानिए कि जिस दिन इसका रिएक्शन होगा, ये न सिर्फ हमारे देश के लिए, सारी दुनिया के लिए बहुत बुरी खबर होगी। मुझे लगा कि यह विषय बेहद ज़रूरी है। कोई बोले ना बोले, कम से कम मुझे इस विषय पर ज़रूर बोलना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो किया। इन वीडियो से मैं जानता हूं उनको न्याय नहीं मिलने वाला है, लेकिन कम से कम हम और आप ये दर्ज तो करा सकेंगे कि जिस समय देश में इस दर्जा अन्याय हो रहा था, हम न्याय के, हक के पक्ष में खड़े थे। इसीलिए ज़रूरी है लगातार बोलना, इसीलिए ज़रूरी है लगातार आपका समर्थन। आप हमारे साथ होंगे, आप हमारी आवाज़ दूर तक ले जाएंगे तो इनकी या उनकी चिंता किए बिना हम सीधे कैमरे और सत्ता, चाहे वो किसी की भी हो, उसकी आंख में आंख डालकर सवाल पूछ सकेंगे। बहुत शुक्रिया।